हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ उस फेलोशिप के बारे में जिसको आप बिना नेट गेट जेआरएफ हुए भी उस फेलोशिप को पा सकते हैं। और वो कोई ऐसी आम फेलोशिप नहीं है, उसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ मिलने वाला है। तो इस फेलोशिप में आपको 2 साल तक 70,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा और 2 साल के बाद आपको 80,000 पर मंथ मिलेगा। उसके साथ ही 2 लाख आपको पर ईयर एज ए कंटिजेंसी आपको मिलेगी, जिससे आप विदेशों में जा सकते हैं। आप अपने लिए केमिकल, अपने लिए इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की चीज़ें आप जो है अपने लिए मंगा सकते हैं उस 2 लाख में। स्टेशनरी हुआ, लैपटॉप हुआ, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी जो आपकी रिसर्च में मदद करेंगी, इस तरह की वे सारी चीज़ें आप उस 2 लाख रुपए में मंगा सकते हैं। तो आइए हम इस फेलोशिप के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमें इस फेलोशिप को पाने के लिए। तो आइए विस्तार से हम इस पे एक एक पॉइंट के हिसाब से चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहला क्राइटेरिया जो है आपको फुलफ़िल करना है, उसमें से लिखा गया है द एप्लीकेंट शुड हैव सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें ए पॉइंट यही है कि कंप्लीट और बी परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेट एमटेक और 2 ईयर एमएससी और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम इन Science and Technology stream from IISc, IITs, NITs, IISER, IST and centrally funded IIITs. These candidates should have secured a CGPA of at least 8 for applicant in the 5-year integrated or dual degree program. If separate CGPA, CPI are awarded for UG and PG part of the program, the CGPA of the UG part will be considered. द फर्स्ट 4। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया बताए हैं कि अगर आप IIT, NIT या इस जैसे संस्थानों में हैं तो आपका अगर 8 CGPA से ऊपर बनता है, MSc में आपका MSc में 8 CGPA के ऊपर रहता है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ और करके लिखा गया है या तो completed or be pursuing the final year of 4 year undergraduate or 5 year integrated MTech or 5 year integrated MSc or 2 year MSc or 5 year undergraduate postgraduate dual degree program in science and technology stream from any other institute university recognized in India not covered in 1A जो ऊपर था। These candidates should have secured a minimum CGPA of 8 or equivalent apart from a minimum score of 650 in the respective GATE subject or UGC CSIR JRF rank 100 or less or those with NBHM fellowship। तो इसमें क्या कहा है कि जो ऊपर सारे कॉलेज मेंशन किए गए हैं उनको छोड़ के अगर आप किसी और कॉलेज में हैं तो आपको 8 CGPA से ऊपर तो लाना ही लाना है। उसके साथ साथ आपको जो है मिनिमम स्कोर 650 करना है गेट में, ठीक है। स्कोर जो आता है गेट का उसमें 650 मिनिमम करना है, या तो फिर आपको JRF में अंडर 100 रैंक लेके आनी होगी। अगर आप अंडर 100 JRF में रैंक ला देते हैं और 8 CGPA आपका MSc में है तो भी आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सी पार्ट क्या है, या तो qualified GATE and be pursuing or have completed MTech MS by research at one of the PMRF granting institute having a minimum CGPA or CPI of 8 with a minimum of 4 courses at the time of the applicant। तो ये इसका सी पार्ट हो गया कि गेट क्वालिफाई होना चाहिए और परसुइंग या कंप्लीट MTech MS by research at one of the PMRF granting। जो PMRF granting कॉलेजेस हैं वो पूरा लिस्ट आपको PMRF की साइट पे मिल जाएगा। हैविंग मिनिमम CGPA ऑफ 8, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको इस तरह से अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंड आपको क्या है, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पहले में ABC, इनमें से कोई भी आप अगर एक जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। They apply for PhD program in one of the PMRF granting institute and get selected in the program। आपको सबसे पहले करना क्या है, इसके बाद आपको किसी PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में PhD के लिए अप्लाई करना है और उसमें सिलेक्शन पाना है, ठीक है। तो किसी PMRF ग्रांटिंग IIT, NIT, IISER, ISC या कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं
तो अगर आप इनमें जो है अगर आप पीएचडी प्रोग्राम अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा क्या है, द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट विच हैज एडमिटेड द स्टूडेंट इन PhD प्रोग्राम मेक ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड अपलोड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एट द PMRF वेब पोर्टल। स्टूडेंट कैन ओनली गेट एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूट वेयर ही शी गॉट सेलेक्टेड एंड विशेज टू सीक एडमिशन। ठीक है, तो इसके बाद जो है तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप जो हैं जब उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उस यूनिवर्सिटी में या उस IIT NIT में, तो उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए होगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को आपको अपलोड करना होगा। तो ये टोटल 3 क्राइटेरिया हो गए। और 4th क्राइटेरिया ये है कि द मैट्रिक्स ऑन विच द कैंडिडेट विल बी जज्ड विल इंक्लूड रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशन, परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल कंपटीशंस, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, तो इन बेसिस पे जो है आपका चुनाव होगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। आपके रिकमेंडेशन पे, आपके पब्लिकेशन पे, आपके रिसर्च पे, आपका ये टोटल रिसर्च जो भी है, रिलेटेड चीज़ें हैं, इन पे आपका जो है डिपेंड करेगा कि आपका होगा या नहीं होगा। Within 12 to 18 months of the admission into the PhD program, the progress of the candidate will be reviewed by the PMRF panel, and continuation of the PMRF will be subjected to the candidate's satisfactory performance. A strong research proposal, mandatory and clear assessment from the host institution in support of the continuation of PMRF status due to the weightage would be given to the publication in the reputed journal conferences. ठीक है, तो 12 से 18 महीने के बाद आपका जो है प्रोग्रेस देखा जाएगा, एक पैनल बनेगा, उसमें आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, और अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री लगेगा तभी जो है आपका जो है ये PMRF वाला आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। ठीक है, आपको 12 से 18 महीने तक वो फेलोशिप मिलेगी, आप काम करेंगे, फिर एक पैनल बैठेगा, और अगर उस पैनल को आपका काम सेटिस्फैक्ट्री लगा तभी जो है आप उसके बाद जो है इन फ्यूचर आगे भी फेलोशिप पा सकते हैं। अब इसका दूसरा चैनल है लेटरल एंट्री चैनल। ये तो पहला हो गया कि डायरेक्ट एंट्री चैनल, आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लीजिए, किसी PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिलना होगा, तो आपके रिकमेंडेशन, पब्लिकेशन और इन सब चीज़ों को मिला के देख के आपको PMRF दिया जाएगा। अब दूसरा क्या है, लेटरल एंट्री। ये तो डायरेक्ट एंट्री था, अब जो बात करने जा रहे हैं वो लेटरल एंट्री की। द कैंडिडेट शुड बी परसुइंग PhD इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। तो आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं, फर्दर ही शी शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 12 मंथ, कम से कम उसने 12 महीने कंप्लीट कर लिए हों इन PhD प्रोग्राम। इफ़ सी ज्वाइन द प्रोग्राम विद ए मास्टर डिग्री and should have completed at most 24 months in the PhD program. If she joined the PhD program with bachelor degree, the relevant period of the 12 month or the 24 month will be counted from the date of the admission in the PhD program till the date of application for the lateral entry. ठीक, a candidate can be considered at most twice through the lateral entry channel PMRF. In case of the integrated MTech, MSc and PhD program, the candidate will be eligible to apply within 12 months of the date of the satisfying the master degree requirements. तो आप 1 से 2 बार, द कैंडिडेट कैन कैंडिडेट मोर ट्वाइस थ्रू द लेट, 2 बार जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं लेटरल चैनल के थ्रू। ठीक है, अब इसमें ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव द कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन द PhD प्रोग्राम। आपका जो PhD में कोर्स वर्क होगा उसमें एटलीस्ट 4 पेपर में आपको 8.5 CGPA से ऊपर लेके आना है। जो कोर्स वर्क में 4 आपके रिटन एग्जाम होंगे 4 चैप्टर्स के, उनमें आपको 8.5 CGPA के ऊपर लाना है। ओनली फुल सब्जेक्ट कोर्सेज आर कंसिडर्ड, जनरल कोर्सेज सच एज सेमिनार, कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा नॉट कंसिडर्ड एज द फुल सब्जेक्ट कोर्सेज। तो फुल सब्जेक्ट कोर्सेज में, रिटन वाले में ऐसा नहीं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सब का भी जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, इसमें आपको 8.5 CGPA का कोई मतलब नहीं है, आपको उन 4 पेपरों में ही लाना होगा। कैंडिडेट continues work only in the host institute and transfer to another PMRF eligible institute is not allowed. ठीक है, आपको ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होगा। Further, once enrolled in the PhD program through lateral entry, the candidate cannot be considered for the direct entry channel in the subsequent year. ठीक है, एक बार वो PhD प्रोग्राम के थ्रू लेटरल एंट्री से कैंडिडेट ने जो है अप्लाई कर दिया, तो कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द डायरेक्ट एंट्री चैनल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो फिर वो डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
The metrics on which the candidate will be judged include strong research proposal, publication record, grades due to weightage should be given to publication in the reputed journal and conferences। तो लेटरल एंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके रिसर्च पेपर। तो अगर आपके पास 1 या 2 रिसर्च पेपर हैं, अगर फर्स्ट ऑथर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड थर्ड किसी भी ऑथर में आपके 1-2 पेपर होने चाहिए। बढ़िया जगह से आपको रिकमेंडेशन मिली हो, आपका इंस्टीट्यूट भी चाह रहा हो कि आपका हो जाए। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया जो है एक साथ जो है मैटर करते हैं इन सब चीज़ों में। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एज ए PMRF, इस फेलोशिप को प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, अगर आपको ये फेलोशिप मिलती है तो आपको 2 साल तक 70,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद बचे हुए 3 साल आपको 80,000 पर मंथ मिलेगा, प्लस हर साल 5 साल तक आपको जो है 2 लाख रुपए पर ईयर एज ए कंटिजेंसी मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी सैलरी आप जो है एक PhD के दौरान पा सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके लिए आएंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। हर हर महादेव।